बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा बात करेंगे पेट्रोलियम की बढ़ती प्राइसेस और उसका इफ़ेक्ट आपकी और मेरी इकॉनमी पे आता क्या है। लेकिन मुझे याद है कि थोड़ा सा भी रिसेंट पास में जाता हूँ तो आज की हुक्मरान जमात जब अपोजिशन में थी तो इनकी स्टेटमेंट्स पेट्रोल पे आए दिन आया करती थी। वो बेशक कोविड के डेज़ हों, कुछ जब पूरी दुनिया कोविड की लपेट में थी तब भी स्टेटमेंट्स का सिलसिला जो है वो रुकता नहीं था। तब भी जिम्मेदार गवर्नमेंट ठहराई जाती थी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पेट्रोलियम प्राइसेस को कंट्रोल करना, लोड शेडिंग को कंट्रोल करना। वो तमाम तर चैलेंजेस आज फिर पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं। चलें, हम माजी में जो कोविड का बहाना या कोविड का जो रीजनिंग देते थे, आज वो रीजनिंग देते हैं जंग की, जिससे पूरी दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। बट एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट तजर्बाकार हो, मल्टीपल टाइम्स हुकूमत में रह चुकी हो जो सियासी जमातें, वही अगर आज भी हुकूमत में हो तो उनका काम कंट्रोल करना ही तो है। अगर इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट की का कंपैरिजन आपके और मेरे सामने रखा जाता है तो फिर लेवी चार्जेस जो हैं वो इतने ज़्यादा क्यों क्यों हुकूमत अपने टैक्स के जो शॉर्टफॉल्स हैं वो आपसे और मेरी जेब से निकाल कर पूरा करने के चक्कर में रहती है। आप तजर्बाकार हैं, आगे बढ़िए। आप नए काफ़ी सारे टैक्सेस आपने लगाइए, टैक्स नए बड़ा कीजिए। जो बहुत सुपर रिच क्लास है पाकिस्तान की, उनसे टैक्सेस ज़्यादा कीजिए। और वैसे तो सुपर रिच को खुद ही स्टेप अप करके मौजूदा हालातों वाक़यात में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ वैसे ही दे देना चाहिए, लेकिन आप नहीं देते तो कम से कम गवर्नमेंट ही कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बना ले कि वो उनको टैक्स कर सके और आम आदमी को मैक्सिमम रिलीफ दे सके। उस पर बात करेंगे। फिर मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जो पंजाब, सेंट्रल पंजाब के रिहायशी हैं। आपको थोड़ा फील हो रहा होगा कि इस दफ़ा आज यकम मई से ही पेट्रोलियम वो जो टेम्परेचर है बहुत ऊपर चला गया हुआ है। माजी जैसा नहीं है, माजी से कुछ डिफरेंट है इस दफ़ा। तो उसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं कि इन डेज़ टू कम हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितनी ज़्यादा गर्मी होने जा रही है। उस पर भी आज के शो में ज़रा बात करेंगे। और आज ही के शो में तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। माजी में जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती थी, महंगाई बढ़ती थी, तो अपोजिशन मार्च किया करती थी और मौजूदा अपोजिशन तो स्टेटमेंट भी देने से कासिर है। मुझे कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट या कोई इस तरह की स्टेटमेंट को जो गवर्नमेंट को चैलेंज करे उनकी पॉलिसीज़ पे अपोजिशन की जानिब से मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी। पहले मेहमान है हमारे जनाब इख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मौजूदा हालातों वाक़यात पे ज़रा उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस एट वंस ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इम्पैक्ट पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जिस तरह आ रहा है, गवर्नमेंट का काम तो उस इम्पैक्ट को तोड़ के आगे ट्रांसफ़र करना है कि गवर्नमेंट अपनी मैनेजमेंट से बेयर करे। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, उन पर ज़रा बात करते हैं। इख्तियार वली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से आप? आई एम फाइन जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर कल रात को ठीक। मैं लाहौर की सड़कों पे था तो पेट्रोल पंप्स के ऊपर वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कि पता नहीं पेट्रोल कितना बढ़ने जा रहा है, कितना बढ़ने जा रहा है। इवेंचुअली आपकी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जी ₹6+ वो बढ़ने जा रहा है पेट्रोल। आज नहीं बढ़ना रहा सर पेट्रोल प्राइसेस, तो आज फ्राइडे को बढ़नी थी, एक दिन पहले क्या जरूरत पेश आ गई? अच्छा साकिब, ये मेरा कौम से भी गिला है। मैं खुद भी कौम में ही आता हूँ, मुझे अपने आप से भी गिला है जी कि जैसे ही पता चलता है कि कोई फलानी चीज़ जो है या वो शॉर्ट होने जा रही है या महंगी होने जा रही है, तो हमारे घर में जितने पैसे होते हैं वो सारे उठा के ले जाते हैं कि चलो ये बहुत सारी ले लो ताकि आगे चंद दिन जो है तो अच्छे गुजर जाए। एंड ये हमारी एक कौमी गलती है जिसकी वजह से वो माफिया जो जखीरा अंदोजी करता है, जो ब्लैक मार्केटिंग करता है, उनकी चांदी हो जाती है और आवाम जो है वो ऐसे ही हो जाते हैं जैसे रात को आपने पेट्रोल पंप्स पे देखा। मैं खुद रात को इस्लामाबाद से वापस आ रहा था अपने शहर, तो मुझे पेट्रोल डीजल खत्म था मेरी गाड़ी में, तो वहां पर मुझे पेट्रोल डलवाने में 2 से तकरीबन 2.25 घंटे लग गए। ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। और भाई मसला क्या है, तो लोगों से जिससे भी पूछा तो वो कहते हैं कि 200 रुपए लीटर जो है तो वो बढ़ने लगा है। अब ये क्योस किसने फैलाया? अब आपको पता होगा, आप भी देखें, मैं भी देख अच्छा, लेता मुझे हूँ। यहाँ लाहौर तो में ये मैंने भी पंप पे काफ़ी क्योस, लोगों से पूछा क्या हो रहा है, कहते हैं जी हड़ताल हो रही है, यकम से 5 तक पेट्रोल नहीं मिलना तो हम आज ही भरवा रहे हैं। मैं कि यार कोई हड़ताल नहीं हो रही, अल्लाह के बंदो। अच्छा, इस्लामाबाद में लोग कह रहे थे कि ये तकरीबन जो है 200 रुपए फी लीटर इजाफा हो रहा है। जी अच्छा, मैं उस वक्त पेट्रोल डलवाते डलवाते हमें 12 बज ही चुके थे, कुछ 12:15 बजे हमने पेट्रोल डलवाया। तो जब लोगों को खबर आई कि ये तो इतना इजाफा हुआ ना, तो फिर सब वो थे, नादिम ही थे कि यार ये इतनी ख्वारी हमने इतनी देर से क्यों की। तो मिन हैसल कौम हमें भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए।
कि फेयर अगर इनफ। कभी इस तरह की शॉर्टेज आए, ये पेट्रोल जो है ये तो मतलब जहां से आता है उधर आग लगी हुई है यार, उधर जी जंग है। जी। और 28% मतलब पूरी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पूरी दुनिया की जो तेल की मार्केट है पेट्रोलियम की, वो तहवाला हो चुकी है। हम्म। यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में अपने पास पेट्रोलियम मसनूआत की जो है तो किल्लत भी देख रहे हैं, ठीक और है। महंगाई का एक ना रुकने वाला एक बहुत बड़ा तूफान भी हमें सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन मेरा सवाल सादा सा था कि पेट्रोलियम प्राइसेस आज जो आप ही का वीकली स्केड्यूल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, आज अनाउंस होनी थी ना पेट्रोलियम हाँ प्राइसेस, रात को हाँ आपने अनाउंस हाँ कर दी। मैं बताता हूँ। जी। अगर अगर ये रात को अनाउंस ना करते तो आप यकीन करें कि अभी तक इतनी जखीरा अंदोजी हो चुकी होती और इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो चुकी होती कि आपकी सोच है। शायद अभी पेट्रोल पंपों पर जो रात को जो सिलसिला चल पड़ा था, हाँ। तो ऐसे लग रहा था कि उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही बन जाती, और ये पेट्रोल पंप आपके ड्राई हो जाते और लोग आपस में उधर लड़ते झगड़ना शुरू कर देते। सो आर यू सो ट्राइंग दिस टू वाज टेल द मी बेस्ट सर, आर यू ट्राइंग टू ऑप्शन टेल मी कि कि इन आप डेज टू कम आप किसी भी टाइम पे वीक के प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकती हैं, किसी भी टाइम पे गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है? नहीं, मतलब सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए अगर आप एक फैसला एक दिन पहले कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं सर, लेकिन वो बहुत आवाम फर्क की पड़ता बेहतर है जो मफाद आप में ही लेवी किया चार्जेस की जाता मद है। में पैसे इकट्ठे करते हैं, एक दिन पहले बढ़ जाने से वो काफी अरबों में बन जाते हैं ना सर, वो 200-400 रुपए तो नहीं बनते ना, बहुत फर्क पड़ता है उससे। नहीं साकिब, सिर्फ ऐसे में ना करें, ये फिर आधी आयत वाली बात हो जाएगी और आधी बात हो जाएगी। जी। 129 अरब रुपया आवाम को ही सब्सिडी दी जा रही है हर ठीक है। महीने। ठीक है। ये जो ट्रक चलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले, हाँ। हम उनको भी सब्सिडी दे रहे हैं 1-1 लाख रुपए की। जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक की चल रही है, एक एक बस को 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। हम्म। ये जो इस्लामाबाद की ट्रैफिक, आपको आपको ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर आ रही है, ये हम्म। मेट्रो, ये फ्री चल रही है। हम्म। पंजाब में ये फ्री चल रही है। हम्म। ये पैसे अगर हुकूमत के पास कहीं आ जाए तो ये कुछ शहबाज शरीफ की जेब में नहीं जाते, हम्म। ना कोई इख्तियार वली की जेब में जाते ठीक हैं, है। ये अवाम पे ही लगते हैं, ये उधर ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक है और सर, एक यहीं पे बात ला और रहा था। आपको बताऊं जी कि जी। प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है, दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट दिस थिंग विद द आईएमएफ एज वेल। सर मैं यहीं पे कि आपको लाना चाह हमें रहा था, मैं यहीं पे आपको लाना चाह रहा था। ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवी में इकट्ठी करती है, लेवी चार्जेस इकट्ठी करती है, गवर्नमेंट ने वापस पाकिस्तानियों पे लगाना है, या आईएमएफ की शर्तें शरायतें कड़ी हैं, तो दैट इज द रीजन कि आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं। बट सर यहाँ पर सवाल ये है कि जरी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ताजिर दोस्त टैक्स, आपकी गवर्नमेंट बहुत सारी रिफॉर्म्स लेके आई कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, शॉर्टफॉल कम करेंगे, शॉर्टफॉल कम नहीं होता, 600-700 अरब रुपए पे चला जाता है, लेवी चार्जेस बढ़ जाते हैं पेट्रोलियम के, वहां से गवर्नमेंट वो शॉर्टफॉल पूरा करने की कोशिश करती है। तो सर कम से कम गवर्नमेंट एडमिट तो करे ना, गवर्नमेंट इस चीज़ को माने तो सही कि भाई हम टैक्स नेट ब्रॉडर नहीं कर सके, हम टैक्स कलेक्शन नहीं कर सके, तो हमें यहाँ से पूरा करना पड़ रहा है। आप 2024 का बजट उठा लें, जी। उसमें देखें कि आपके टैक्स नेट में कितने लोग थे। 2025 का उठा लें कि आपका जो टैक्स नेट है वो ब्रॉडर हुआ या नहीं हुआ, और अभी आप 2026 का देखेंगे कि उसमें मजीद इजाफा ना हुआ, तो फिर आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन हर साल हाँ। टैक्स नेट में एक वाजे जो है वो ब्रॉडर हो रहा है और वो बड़ा होता जा रहा है, उसका दायरा वसी होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई ना माने तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। जहां तक बात है ये मौजूदा हालात की, तो साकिब, ये प्राइम मिनिस्टर ने कल एक बात की थी और मेरे ख्याल में उन्होंने समंदर को कूजे में ही बंद कर दिया कि हमारी 2 साल की मेहनत, ये जो जंग छिड़ गई ना, हमारी मेहनत पे इसने बहुत पानी फेर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीजों को रिवर्स कर लें, चीजों को कंट्रोल में रखें, मैक्सिमम रखें। आप ये नहीं कह सकते अब कि अशराफिया जो है वो मजे कर रही है, नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले इस वक्त उनकी कैबिनेट बशमूल इख्तियार वली, जी। कोई बंदा 6 महीने की सबकी तनख्वाहें बंद है, सरकारी गाड़ियां वापस, मेरे ख्याल में कोई मोर देन 60% वापस है। मेरे पास, मैं कोई गाड़ी नहीं रख रहा, तनख्वाह नहीं ले रहे, नहीं सर, कोई जो आपको परसेंट डेजिग्नेटेड है हम आप नहीं 100 ले दफा रहे। रखिए, जो आपको गवर्नमेंट इजाजत देती है 100 दफा नहीं, रखिए। मैं वैसे नहीं, उसकी वजह मैं बता दूं, उसकी वजह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर के जहन में ये रीजन था कि जब तक पब्लिक को रिलीफ ना मिले तो मेरी कैबिनेट और जो मेरी टीम है उनको ये फील होता, ये
पेन जो है वो फील करते रहें जो पब्लिक फील कर रही है। हाँ। ये इसके पीछे एक आइडिया था और ये अभी तक चल रहा है। इख्तियार साहब, तो यू जस्ट सेड दैट कि टैक्स नेट में लोग आ रहे हैं, बढ़ रहा है, वो हर साल बढ़ता है। कभी टैक्स नेट किसी भी बजट का उठा लीजिए तो रिवर्स नहीं होता कि लोग कम हो गए, इस दफ़ा फाइलर कम हो गए या टैक्स देने वाले कम हो गए। द प्रॉब्लम इज कि टैक्स को बढ़ाना, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना, अपने शॉर्टफॉल को कम करना। हम नंबर तो 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख शो कर देते हैं कि नए फाइलर आ गए, टैक्स नेट बड़ा हो रहा है। अगर हम उस रकम को या शॉर्टफॉल को पूरा नहीं कर सकते तो सर मैं नंबर्स का क्या करूँ? करेंगे, नंबर का कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ नंबर नहीं बढ़ रहा, उसके साथ जो है तो आपकी इनकम भी बढ़ रही है और शॉर्टफॉल पे भी फ़र्क पड़ा है। अगर ना पड़ा होता तो 4 साल पहले तो आपके मुल्क की और आपकी इकोनॉमी तो डूब और दिवालिया वाली बातें हो रही थी। आज तो आपके कोई अशारिया मनफ़ी नहीं है। लेकिन अब अगर जंग छिड़ गई है, ये तो कुदरती आफ़त है। वो तो ना आपने शुरू की है, ना हमने शुरू की है। जंग तो अब जिन जहाँ से शुरू हुई है आपको पता ही है और उसका असर दुनिया के कौन से मुल्क पे नहीं पड़ा। हम तो उसके ठीक बात, पड़ोस में हैं फिर। ठीक बात है आप। जो एक जो दूर रहते हैं उन पे भी असर है। हम तो बिल्कुल जंग के पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। हाँ, एक बात आपको बताऊं, जी, मतलब लोग कहते हैं टैक्स टैक्स। कोई निजाम दुनिया जब से बना है और जो हुकूमती निजाम जब से राइज हुआ है उस दिन से टैक्स नाफिज है। टैक्सेस के बगैर दुनिया का निजाम चलता नहीं है। ठीक है। निजाम अच्छा तब मैं समझता हूँ वो बेहतर होगा कि टैक्स के बदले आवाम को रिलीफ भी दे फेयर एनफ। और हम उसी तरफ चल रहे हैं। अल्लाह हम करे, उसी पे अल्लाह काम करे कर कि रहे आप कामयाब हों, वो रिलीफ हमें मिलता हुआ नजर आए हैं। पाकिस्तानियों को। शेर मैं वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू, कल ही मैं देख रहा था इख्तियार अली खान साहब, आपने तो ईवीएम के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर। प्लीज़ एनलाइटन अस, मुझे भी थोड़ा सा प्लीज़ उस पर एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज आपके उस क्लिप के बाद मैंने काफ़ी पढ़ा ईवीएम के बारे में, काफ़ी मैं सिर कपाता रहा कि हाउ दोज मशीन वर्क्स, कौन कौन से मुल्कों में है और कहाँ पे फ्लॉज है। कोई मेजर फ्लॉ सर मुझे नहीं मिला, थोड़ा सा प्लीज़ मुझे भी एक्सप्लेन कर दीजिए हाउ दैट वर्क्स। आपने जहां जहां पे सर्च किया, आप मेरे पास अपनी जो आपकी सर्च एक्टिविटी है वो बिल्कुल शेयर करें बिल्कुल कर रहा हूँ सर। तो मैं अमेरिका तो मैं आपको अमेरिकन बता देता इलेक्टोरल हूँ। प्रोसेस पूरा पढ़ा सर, उसके ऊपर जो ईवीज के ऊपर हम्म, अच्छा। पूरा पढ़ा। ये आया था एक 2021 की बात है, शिबली फराज साहब आए थे। जी। ये जून जुलाई की बात है, तो वो ईवीएम मशीन लेकर आए थे ओके। और हम असेंबली सेशन हमारा चल रहा था तो कुछ दोस्तों को वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे और वो हमें उसके फ्यूज व बरक़ात समझा रहे थे। ओके। तो वहां पर चूंकि मुझे पता था तो मैंने कुछ थोड़ी सी स्टडी अपनी कर रखी थी और अपनी तैयारी की थी, तो मैंने उनको ऑफर किया कि कैन यू हैंड ओवर दिस मशीन टू मी, मुझे आप 1 घंटे के लिए दे सकते हैं। ओके। कहते क्या, मैं कहा 1 घंटे के लिए आप दे दें। हम्म। मेरे पास एक्सपर्ट मौजूद है, वो कहता है कि मैं इसको आपको 1 घंटे बाद वापस करूंगा, विद इन आवर, हम्म। शायद आधे घंटे में दे दूं। हम्म। और फिर आप बटन कोई भी दबाएं, पतंग का दबाएं, साइकिल का दबाएं, शेर का दबाएं, हम्म। बल्ले का दबाएं, वोट निकलेगा सिर्फ बल्ले का। हम्म। तो एंड शिबली फराज साहब जो थे तो वो सर पकड़ कर बैठ गए ओके और आखिर में मेरे पास आए, कहते भाई जाने दो। सर, आई वुड लाइक टू And इंटरव्यू दैट जेंटलमैन जो आपके पास हैं, जो ये सारा कुछ कर सकते थे। आई वुड लाइक टू इंटरव्यू दैट जेंटलमैन, कैन यू प्लीज अरेंज दैट? मैं चेक कर लेता हूँ नंबर प्लीज शेयर कर स्टोरी दीजिए, ऑफ। क्योंकि ये तो आपके बड़े हक में था कि इस तरह की मशीन होती, जिस तरह के हालातों वाकयात तुम्हें 8 फरवरी पे सर, ये तो बड़ा हक में था। वोट कहीं भी पड़ता तो शेयर को निकलता, और कम से कम ये हमारे हक धांधली में के कैसे इल्जाम था, और ये तो ना लगते कि बैलेट पेपर हमारे पकड़े। हक में कैसे था जनाब, मुझे बताइए। सर जिस तरह हमारे हक वोट में पड़े हैं कैसे था, पीएमएलएन को, उस मैं तरह ना, जिस बताता हूँ तरह आपको। धड़ाधड़ वोट पड़ी गए हैं पीएमएलएन को, के मतलब जहां 800 पड़ा है वहां पे कुछ नंबर बाद में हुआ है सारा, वो तो मतलब फज नंबर्स और वो सारा कुछ बाद में आते रहे ना सर। वो नहीं, ये नैरेटिव आपका है या ये नहीं सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं का सर, ये है? किसी का भी नहीं। ये तो वो जो है बहुत सारे बैलेट्स आए हैं ना, जो इवेंचुअल आपके फॉर्म 45 47 आए हैं, जो उसके, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ उस पे। आपने कभी, मेरे नहीं है तो हमारे साथ इस तरह हुआ है। आपके खैबर साथ हुआ है? पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 3 इलेक्शनों में फिर हमारे आपके साथ साथ ये भी हुआ है। धांधली नहीं ना होती सर, चले आप ही के साथ ना होती, मैं कहता हूँ खैबर सर पख्तूनख्वा में नहीं, आपके सर साथ भी ना नहीं, हो सकती। आपका मजाक है। मैं बताता हूँ आपको जी। जी। मुस्लिम लीग नून को इस तरह की मशीनों की कोई जरूरत नहीं है कि वो धांधली करेंगे। हम्म। ये तो इमरान खान की हुकूमत जो 2018 की बनी थी वो इलिजिटिमेट थी, हम्म। वो एक इलीगल गवर्नमेंट थी और ये आपको भी पता है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पे रिपोर्ट किया है। हम्म।
दुनिया को मालूम है हम्म। कि गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी दस्तूरी तरीके से लोगों का मैंडेट चुरा कर उनको बनाया गया था। जाते जाते फिर दरखास्त, ये जो भी साहब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर थे जिन्होंने ईवीएम मशीन को रिग करना था या जो भी करना था, आई विल बी वेटिंग ऑन दैट सर। आपने मुझे प्लीज कनेक्ट करवाना है, मैं कल के शो परसों के शो में मैं उनको इंटरव्यू करना चाहूंगा। इख्तियार वली खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। जनाब इख्तियार वली खान साहब, हमेशा इनके साथ सेगमेंट रिकॉर्ड करके कुछ सीखने को मिलता है, मज़ा आता है इख्तियार वली खान साहब से बात करके, एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट होता है उनके साथ। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रा बात करते हैं अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दो वी डू अंडरस्टैंड कि अपोजिशन एक जब हुकूमतें कोई पॉलिसीज़ ऐसी बनाती हैं कि जो अवामी मफादात से टकराव में कहीं पर आ जाएँ तो अपोजिशन उस पर आवाज़ उठाती है। लेकिन हमने पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेट्रोलियम प्राइसेस हो जाएँ, गैस की प्राइसेस हो जाएँ, लोड शेडिंग हो जाए, इसके ऊपर थोड़ी सी खामोश सी दिखाई देती है, या कहीं पर आपको टॉक शोज़ में कहीं कहीं गुफ्तगू नज़र आ जाएगी, वो भी सवाल पुटअप हो जाए तो उस पर नज़र आ जाएगी। सेकेंडली, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इख्तलाफात ही आए दिन कोई ना कोई सामने आते जा रहे, ज़रा उस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शफ़क़त अवान साहब ने। शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शफ़क़त साहब, सबसे पहले तो आई रिमेंबर दैट कि जब आप लोग की हुकूमत थी, PMLN पीपल्स पार्टी, ये लोग अपोजिशन में थे, आए दिन कोई जलसा जुलूस, कोई धरना महंगाई पे होता रहता था, 400 के करीब पेट्रोल पहुंच गया रात को, स्टेटमेंट तक कोई बहुत बड़ी नहीं मेरी नज़र से गुजरी, महमूद चकज़ई साहब हो जाएं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो जाएं, इवन बैरिस्टर गौर साहब हो जाएं, व्हाट आर द पॉलिसी लाइंस, किन पे चल रही है मौजूदा अपोजिशन? भाई साहब, हमारी जब हुकूमत थी तो वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। हम्म। उसमें लॉन्ग मार्च भी हुए हैं, उसमें धरने भी हुए हैं, उसमें तो हर किस्म का एहतजाज हुआ है और हमने वेलकम कहा है हम्म। सबको। हम्म। क्योंकि जमहूरियत में ये लोगों का हक है कि वो एहतजाज करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो सामने रखें। लेकिन अफसोस, आपके सामने है हालात जो कुछ पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान वर्करों के साथ हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद मुल्क में वो हालात हैं कि लोग गैदर होंगे कि गवर्नमेंट में भी इस तरह रिस्पॉन्ड किया जाता शफ़क़त था साहब, ज़रा इस पे मुजाहिरीन के साथ? फ्रैंकली बात करते हैं इसी एक टॉपिक के ऊपर। यू जस्ट सेड कि लोगों को गैदर करना मौजूदा हालातों वाक़यात के अंदर मुश्किल है। क्या तहरीक इंसाफ, आपकी कोर कमेटी, आपकी पॉलिटिकल कमेटी, इमरान खान साहब की बहनें, आप तमाम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं, अब आप लोग इसके ऊपर कह लीजिए कि कन्विंस हो गए हैं कि लोग नहीं निकलेंगे पाकिस्तानी अब? बिल्कुल निकलेंगे हम्म। और ये इसी मंथ में इंशाल्लाह निकलेंगे। अब हमारे पास शायद वक़्त भी नहीं बच गया इसके बाद कि अगर हम अब भी खामोशी इख्तियार करें। हम्म। तो अब मेरा जो ख़्याल है और जिस पे डिबेट है वो ये है कि जो पहली लेयर हो वो एमएनएज़, एमपीज़ और टिकट होल्डर्स की हो, ओके। ताकि लोगों को ये एहसास हो कि जब गोली चलेगी तो सबसे पहले इन लीडरान जो सो कॉल्ड हम बने हुए हैं, इनको लगेगी, तो लोग उसके पीछे खड़े होंगे इंशाल्लाह। और अब आप जिस अपने तरह आप की को भी गवर्नमेंट सो के हालात, कॉल्ड लीडर कहते हैं, यू जस्ट सेड दैट हम जो सो कॉल्ड लीडरान बने हुए हैं। सो कॉल्ड ही है ना जी। जब जो हम क्या कर पा रहे हैं, हाँ, बैरिस्टर हमें क्या गौर साहब करने भी दिया जा रहा है, सो कॉल्ड लीडर हमारा हैं, क्या बैरिस्टर गौर रोल, साहब भी। जो पार्लियामेंट में जो हमें हमारा रोल होना था हाँ, बतौर अपोजिशन, क्या हमें वो अदा करने दिया जा रहा है? आप तरमीम करते हैं तो हम एक कहीं छुप के सेकेंड बैठे शफकत भी, होते मैं हैं। आता हूँ, मैं वापस आता हूँ उस पर। बैरिस्टर गौहर सो कॉल्ड लीडर है, तो मैं तो खुद को कहा है वो तो लीडर है जी। वो लीडर है। सलमान अकरम राजा साहब सो कॉल्ड लीडर है कि लीडर हैं? नहीं, वो तो लीडर है, मैंने तो अपने खुद को सो कॉल्ड कहा है, आप उनको मुझसे सो कॉल्ड ना अल्लामा करवाएं। राजा नासिर अब्बास साहब सो कॉल्ड लीडर है कि लीडर हैं? नहीं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में और इमरान खान महमूद साहब जो मुंतखब अचकजई करते साहब हैं। लीडर है कि सो कॉल्ड लीडर हैं? वो लीडर है जनाब, लीडर है आपने राय हम का साहब। लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने कैटेगोरिकली एक एक का सबसे आपसे पूछ लिया। चलें, वो हमारे सुहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा लीडर है कि सो कॉल्ड लीडर? नहीं, वो चीफ मिनिस्टर है केपी के। नहीं, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। डेफिनेटली खान साहब ने उनको इंतखाब किया है उनका, तो हमारे लिए वो लीडर ही है। इन तमाम लीडरान में मुझे कोई एक लीडर बताइए कि जो अवामी बात भी कर रहा हो। ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या लीडर इमरान खान साहब हैं, आप 100 दफ़ा उनकी बात कीजिए, हम कवर भी करते हैं, टॉक शोज़ में भी बात होती है, बहनों की मुलाकात नहीं होने देती है, हम उस पर बात करते हैं, कहीं पर कोई बंदा गिरफ्तार होता है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सर, मेरे आम पाकिस्तानी के मसाइल, आप खुद सरगोदा से हैं, उस रीजन से हैं जहाँ ज़मींदारा है, गंदम की फसल अभी कट रही थी या कट गई है, कुछ जगहों पे कट रही है, मैं तो राय साहब डीजल की पंजाब उठा प्राइसेस पे के आपने कितनी बातें की, आपके अपोजिशन लीडर की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ।
कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, लोड शेडिंग के ऊपर बात की, ठीक है, बाकी इमरान खान साहब वाला इशू है, वी अंडरस्टैंड मैं दैट, इस लेकिन बात को आवाम की बात एडमिट भी तो करता करें। हूँ राय साहब, जी। राय साहब, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि जिस तरह जो हालात कर दिए हैं मुल्क में, हम्म। जितनी इस पे बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हमारी पार्टी की तरफ से। हम्म। क्या ये वजह है? एडमिटेडली। क्या वजह है शफकत भाई? तो इस पे हम मीटिंग बुलाई हुई है शायद कुछ दिन, एक दो दिनों में, और उस पे लाएअमल बनाएंगे और इसमें बड़े भरपूर अंदाज से हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अभी ये कुछ खामोशी कुछ अरसे से है, कुछ 15-20 दिनों से। अदरवाइज जब इजलास चल रहा था तो उसमें हमने भरपूर उस पे बात की है। आप इजलास की कार्रवाई उठा के देख लें, हर बंदे ने महंगाई पे, हर बंदे ने पेट्रोल की कीमत पे, हर बंदे ने बिजली के जो मामलात हैं उस पे बात की है। आप पूरा सेशन का जो अहवाल है वो उठा के देख लें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इनिशियली खबरें आना स्टार्ट हुई, उनकी बिनाई को लेकर, और जब असदुल्ला खान साहब ने स्टोरी की, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब, आपकी काबीना खैबर पख्तूनख्वा की, MP MNA सब अडयाला जेल के बाहर जाके धरना शरना भी हुआ, काफ़ी सारे नंबर भी, लोग भी इकट्ठे हुए। अब सर बहुत सारे इत्तलात मुतजाद सी आती हैं कि इमरान खान साहब का VN लॉस इज़ परमानेंट, कोई धरना नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बैकएंड पे चल रहा है, कुछ मामला चल रहे हैं कि आगे ये चीज़ें चल पड़े? कोई मामलात नहीं है। देखिए जी, बड़ी खुली सी बात है राय साहब, मैं अपने सारे लीडरान को भी कह रहा हूँ आपके तवसत से, और खुद भी ये कह रहा हूँ, हमारे पास 1 महीना है। अगर हम इस महीने में निकले और हमने रिस्पॉन्ड किया जिस तरह करना चाहिए, तो इमरान खान साहब भी शायद बच जाएँ और हमारी पार्टी भी बच जाए। लेकिन हमारा जो रवैया है माज़रत के साथ, और जिस तरह हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कुछ टाइम से, अगर इसी तरह हम रिस्पॉन्ड करते रहे तो खुदा न खास्ता शायद इमरान खान साहब को भी हम लूज़ कर देंगे, और फिर पार्टी से क्या बचना है, इमरान खान के अलावा पार्टी में है क्या? मैं कोई तो बड़ी वार्निंग खुली मिली बात है करता हूँ। आपको या आपकी पॉलिटिकल रीडिंग है ये जो आप कह रहे हैं? वार्निंग नहीं मिली, मैं तो खुद से ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ। 1 महीने में अगर हमने कुछ कर लिया तो कर लेंगे, नहीं तो खान साहब को जिस तरह उन्होंने जेल में रख के आँख ज़ाया की, अब खान साहब के दाँत का मसला, फिर खान साहब को फिल्म्स लेके गए हैं, कुछ और मसाइल। मैं खान साहब के साथ की सेहत के साथ वो खेल रहे हैं, शफकत साहब, और मैं उस इसलिए इन द एंड इसलिए हम खान साहब को लूज़ कर देंगे। सर आपने सिर्फ 1 महीने का मुझे कहा ना कि हमारे पास 1 महीने का टाइम है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कहीं से कोई वार्निंग है, कहीं पर डिस्कशन हुई है कोई इस किस्म की? कोई मैंने इसलिए वार्निंग पूछा। नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद जुलाई और अगस्त की सख्त गर्मी आ जाएगी, और फिर ना कोई तहरीक चल सकती है और ना फिर हम उस तरह निकल पाएँगे। मैं उस हवाले से 1 महीना कह रहा हूँ। बैरिस्टर गौर साहब लीड करेंगे इस एहतजाज को? वो तो लीड तो जिनको खान साहब की डायरेक्शन आएगी वो ही करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब का उन्होंने कहा था कि सोहेल अफरीदी इस जो भी एहतजाज होगा उसको लीड करेंगे, जो आखिरी बात थी उनकी। और अब अगर खैबर किसी से पख्तूनख्वा मुलाकात से हो चीफ पाए, मिनिस्टर हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जलसा जुलूस जो भी आपका होगा, चलें उसको वो लीड कर लेंगे मार्च को। पंजाब से कौन लीड करेगा सर? पंजाब से डेफिनेटली फिर बैरिस्टर साहब चेयरमैन है पार्टी के, उन्हें करना चाहिए। बैरिस्टर गौर साहब को जी, जी। करना चाहिए? डेफिनेटली करेंगे? उनको भी करना चाहिए सब। करेंगे? जी, करेंगे? अल्लाह करे। अब मैं इस पे क्या कहूँ शफकत भाई, आप एंड में आके कहते थे अल्लाह करे। अच्छा मुझे ये बताइए, सलमान अकरम राजा साहब के और हलीमा बीबी के कोई इख्तलाफात चल रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में कोई इस नोयत के इख्तिलाफात नहीं है। हम्म। कोई वक्ती मामला था और शायद सेटल डाउन हो गया है, हम्म। ऐसी बात नहीं है। हम्म। लेकिन थे इख्तलाफात, देखिए थे वो सही? इमरान खान साहब। जी। इख्तलाफात थे सही मतलब? नहीं, इख्तिलाफात तो इस पे है कि हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। मेरा भी इख्तिलाफ है हम्म। कि हम शायद उस तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह हमें करना चाहिए। हम्म। ये तो एडमिशन है ना, चले आप भी अपनी पार्टी का, आप कैपेसिटी का पता होता है बंदे को। एवरीबडी क्लेम्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से हर बंदा ये क्लेम करता है कि बहुत बेहतर कर सकते हैं, इससे बहुत बड़ा एहतजाज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर खैबर पख्तूनख्वा में नजर आता है शफकत भाई। यहाँ पंजाब में तो हमने देखा कि CM साहब भी आए, या लिबर्टी राउंड अबाउट पे 200 बंदा नहीं इकट्ठा करने दिया पुलिस ने। अच्छा, पंजाब में जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, हम्म। आप अ, आप ज़रा देखें तो सही कि कितने लोगों पे कितनी एफआईआर्स हैं, आई और सेकंड कितनी यू। एफआईआर्स में 2-2 हज़ार बंदे नामालूम रखे हुए हैं। आई सेकंड यू। एहतजाज की कॉल आती है, एहतजाज की कॉल आती है, और वो नामालूमों में बंदे उठाने शुरू कर देते हैं। ठीक बात है आपकी। प्रॉब्लम इज के 18 के इलेक्शन का भी आप पे यही इल्ज़ाम है ना, कि आप कहते हैं रूल ऑफ लॉ, आइन कानून पे बात करने के लिए, 18 पे भी आप लोगों पे भी यही इल्ज़ाम है।
सो कम से कम आप लोग एक्नॉलेज हमारी करते हैं कि 18 में हमसे गलतियां हुई, हम दोबारा नहीं करेंगे, एक्नॉलेज करती है पीटीआई? डी करती है। मैं कम से कम भी 20 से 25 प्रोग्राम में ये एडमिट कर चुका हूँ, आज फिर कर रहा हूँ हम्म। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ गलतियां हुई हैं। हम्म। जिस तरह हमने एक्सटेंशन दी, जिस तरह मामलात की, बहुत सारे, तो हम उनकी कौम से माफी मांग चुके हैं और फिर मांगते हैं। और ये जो पांचवी दफा आए हुए हैं, हाँ। ये जो पांचवी दफा आए हुए हैं, इनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस कौम का सोच लें। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। नाज़रीन, जनाब शफकत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा मौसम पे बात करते हैं। कुछ रीजन जहाँ पर गर्मी होती है, उन इलाकों के, उन अजला के लोगों को बहुत डिफरेंट गर्मी इस दफ़ा फील हो रही होगी। रीजन क्या है, ज़रा उस पर डिटेल में बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं मौसमियाती तब्दीली। पंजाब के रिहायशी और स्पेशली सेंट्रल पंजाब के रिहायशियों ने एक रिसेंट चेंज फील किया होगा कि गंदम की फसल अभी खड़ी हुई है और बारिशें हुए जा रही हैं, उससे ऑब्वियसली किसानों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन क्या ये ऐसी मौसमियाती तब्दीली है कि इन डेज़ टू कम आपने, मैंने, पंजाब के किसानों ने या सिंध के किसानों ने, जहाँ पर गंदम ज़्यादा होती है, बलूचिस्तान के कुछ रीजन्स में, हमें फसलें तब्दील करना पड़ेंगी, वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, एंड देन एल नीनो और ये रिसेंट टेम्परेचर राइज एट वंस, आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग और व्हाट वी नीड टू डू, उस पर ज़रा आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मरियम शब्बीर अब्बासी साहिबा ने। मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। रिसेंटली मैं इस्लामाबाद से लाहौर अभी रिसेंटली मूव किया हूँ, तो मुझे टेम्परेचर वैसे भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि इस्लामाबाद की निस्बत लाहौर जो है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। देन आई नोटिस्ड कि ओवरऑल टेम्परेचर ही बढ़ा हुआ है। ये कोई फिनोमिनन है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, वेदर ग्लोबल वार्मिंग है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन? जी देखिए, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। आप पर्टिकुलरली लाहौर की मिसाल दे रही हैं, तो आपका जो वेदर पैटर्न्स होते हैं या जो क्लाइमेट चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं आपके वेदर में, जिसको क्लाइमेट चेंज हम बोलते हैं, ये या ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट होती है। ये बेसिकली आपकी एक तो इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है, या पैसिफिक ओशन में कार्बन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो उसका जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स का पैटर्न मुतय्यन होता है, और उसी हिसाब से आपके वेदर पैटर्न्स भी सेट होते हैं या वेदर एक्सट्रीम्स आपके डिफाइन होते हैं। तो उसके साथ साथ आपकी जो लोकल कंडीशंस होती हैं, वो भी आपके डिटरमिन कर रही होती हैं कि आपके किसी जगह भी आपके क्या हालात होंगे दर्जा हरारत के, या इन जनरल क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट करेगा। पर्टिकुलरली लाहौर की आपने बात की, तो डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर मैं देखूँ तो अर्बन प्लानिंग का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कंक्रीट का जंगल है जो ज़राअत, पंजाब, पांच आप से ऑफ कोर्स ये वर्ड है, तो वहाँ पे ज़राअत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो आप ये देखिए कि वो जो 1947 में जितना एरिया पंजाब में था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, वो बहुत वक्त के साथ साथ रिड्यूस हो गया है, खतरनाक हद तक रिड्यूस हो गया, और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज उसको रिप्लेस करती जा रही हैं। फिर साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आपका एमिशंस पे कंट्रीब्यूट करता है, वो आपके टेम्परेचर को भी, वेदर पैटर्न्स को आपको चेंज कर रहा होता है। वेस्ट बर्निंग और काफ़ी सारे और भी आपके गवर्नेंस के चैलेंजेस होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपका होता है, वो भी आपके मिशंस में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये ओवरऑल आपके जो चीज़ें हैं वो आपके मुतय्यन कर रही होती हैं आपके वेदर पैटर्न्स को, और जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म वेदर चेंजेस हैं उनको हम क्लाइमेट चेंज लेकिन मरियम साहबा, एक चीज़ तो मैं खुद एक छोटा सा किसान हूँ, खुद छोटा जिम्मेदार हूँ, सो वो तो एक इस तरह की कैटेगरी है, इस तरह का एक नोटिसेबल इवेंट है कि इस रिसेंट जो गंदम की फसल क्रॉप कटिंग का टाइम जब आया, हार्वेस्टिंग का टाइम आया, तो बारिशें होती जा रही थी। यूजुअली लास्ट ईयर्स में ये नहीं हुआ करता था, या ये वेदर का चेंज इतना एब्रप्ट नहीं था कि अभी फसल खड़ी हुई और बारिशें होना स्टार्ट हो जाए। इट्स वेरी रेयर। इसकी क्या वजह है? जी देखिए, मैं तो पिछले कई सालों से इसके ऊपर बात कर रही हूँ कि जो आपके क्लाइमेट चेंजेस हैं उसके इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट आपका ये आया है कि आपका जो ज़राअत का जो बीज बोने का और काटने का जो शिफ्ट है, वो 2 माह से लेकर 2.5 माह, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्रॉप कौन सी है, उसमें आपका शिफ्ट आ गया हुआ है। अब आप ये देखें कि नॉर्मली अप्रैल के शुरू में फसलें जो है वो तैयार होती थी और काट चुके होते थे किसान ऐसे ही है। और उसके बाद फसल की तैयारी हो रही होती थी। लेकिन अब आप ये देखें कि अप्रैल का एंड आ गया और अभी तक जो है वो किसी जगह यालाबारी हो रही है, किसी जगह आपकी बारिशें हो रही हैं, और किसी जगह फसलें तैयार होकर कट रही हैं। डिपेंड कर रहा है कि मुल्क के किस हिस्से में आप काश्तकारी कर रहे हैं, क्योंकि वेदर पैटर्न्स एक जैसे नहीं है अक्रॉस पाकिस्तान।
जो जियोग्राफी हमारी है उसकी वजह से। तो ओके। उस केस में स्टोरेज कैसे किसानों ने करनी है बीजों लेकिन की, मरियम साहब, जो यहाँ पे मैं तो आज पढ़ रहा था, बल्कि एक बड़े हमारे मोतबर अखबार की स्टोरी थी, वो तो ड्राउट की पेशेंगोइयाँ हो रही हैं 2026 में पाकिस्तान में। एक तरफ आप कह रही हैं कि बारिशें इतनी होंगी कि एक ही दिन में 30 डेज जितनी रेन हो जाएगी। व्हाट एग्जैक्टली, मतलब थोड़ा सा प्लीज़ इसको एलाबोरेट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप ये देखें कि जो पैसिफिक ओशन की जैसे मैंने बात की, तो वहाँ पर चूंकि कार्बन एब्जॉर्ब करता है आपका पैसिफिक जो ओशन है, हाँ। उसमें अब हो ये रहा है कि उसकी कैपेसिटी वक्त के साथ साथ बिल्कुल कम हो गई है। अब एक न्यूट्रल जो कंडीशन होती है उसको एनसो बोलते हैं, जो ज्यादातर न्यूट्रल पे रहता है। आप समझे कि एक सेमी सर्कल होता है जिसमें दरमियान पे ज्यादातर रहता है, उसको एनसो बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना डिटरमिन होता है। और अगर आपका लेफ्ट साइड पे हो जाए तो लानीना होता है, जो कि ज्यादातर वही होता है, आपके क्लाइमेट चेंजेस लानीना हो रहे होते हैं। और राइट साइड पे आपका उसके समय सर्कल के होता है एल नीनो। अब अभी तक जितने डिफरेंट स्टडीज आपके सामने आ रही हैं, उसमें फोरकास्ट जो है वो साइंटिस्ट यही कर रहे हैं कि आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, यूज किए जाते हैं, जिसमें प्रिडिक्ट किया जाता है कि पॉसिबिलिटी है। तो उसमें आपकी एल नीनो की तरफ जो है वो इस दफा जो है वो इम्पैक्ट्स जा रहे हैं। एल नीनो अभी अभी से तो नहीं आया है। आप देखें कि जो अप्रैल एंड और मई जून एंड तक जो आपकी कंडीशंस होंगी वो आपके न्यूट्रल एंड जिसको बोलते हैं वो रहेंगी। मैं वो टेक्निकल आपकी व्यूअर्स की वजह से नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे एबनॉर्मल किस्म के वेदर पैटर्न पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, आपको जून एंड तक वैसे देखने को मिलेंगे। वही यूजुअल हीट वेव्स, आपको थोड़े बहुत सैलाब आ सकते हैं। जो आपके दर्जा हरारत है, हीट वेव्स चूंकि बढ़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट ये भी है। हीट वेव्स आपकी बढ़ रही हैं वक्त ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने भी देखा, आपने जैसे लाहौर का भी ऑब्जर्व किया, ऐसे हर जगह बढ़ रही हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो हो रही है। तो ग्लेशियर मेल्टिंग आपका इवेंचुअली जो है वो फ्लडिंग का सबब बनता है। इंडिया से भी जब बारिशें होती हैं, वो पानी भी हमारे यहाँ आता है, तो रिवराइन फ्लडिंग भी बनती है। लेकिन बारिश की वजह से भी फ्लडिंग आपकी बहुत होती है, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से भी होती है। अब जो साइंटिस्ट का मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, उन्होंने यही बताया कि ये इस तरह की कंडीशंस आपकी अगस्त एंड तक रहेंगी। अगस्त, तो ओके। अगस्त मई के जून। बाद प्रोबेबिलिटी है ये लोअर साइड पे 20 से 25% आप कहें कि प्रोबेबिलिटी है कि सुपर एल नीनो हो सकता है। लेकिन ये जो मॉडल आपकी प्रिडिक्ट करते हैं, इसमें ये जो स्प्रिंग का टाइम अभी तक थोड़ा बहुत चल रहा है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, सिर्फ पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रही, उसमें ये है कि वो जब ये पीरियड गुजर जाएगा तो फिर एक हतमी जो है वो उस पर डिसीजन जब आप सुपर एक एल नीनो को किसान। का जिक्र करती हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? सुपर एल नीनो में बेसिकली ये होता है कि आप देखें कि पैसिफिक ओशन के राइट साइड पे जो है वो आपको मिलता है अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलता है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो आपको हाँ। ऑस्ट्रेलिया और एशिया और ये वाले इलाके आपको मिलते हैं। अब उसमें जो नॉर्मल आपका न्यूट्रल साइकिल मैंने जैसे के बताया, उसमें ट्रेड विंड्स आपकी चलती हैं और एक आपका काइंड ऑफ सर्कल बन जाता होता है। लेकिन ज्यादा वार्मिंग की वजह से, ओशन की सादा अल्फाज में सिर्फ बताऊं तो ओशन में बहुत ज्यादा वार्मिंग की वजह से आपकी जो ट्रेड विंड उसके ऊपर चल रही होती हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं आपकी, उसकी मैं वजह से दोबारा क्लाइमेट। आपकी खिदमत पे गुजारिश करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में बैठे हुए मैं इफेक्ट होने जा रहा हूँ, समहाउ 25-26 करोड़ पाकिस्तानी समहाउ इफेक्ट होने जा रहे हैं, उस पर प्लीज़ थोड़ा सा एलाबोरेट कर दीजिए। जी बिल्कुल, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 20% जो चांसेस हैं सुपर एलिनो होने के, उस ये अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो कुछ इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं जिसमें ड्राउट लाइक कंडीशन होंगी, जिसमें आपके जो है वो बलूचिस्तान के इलाके हैं, कुछ सिंध के ओके। इलाके हैं, फिर कराची के इलाके आपके ऐसे हैं जो कोस्टल के पास पास कराची और इस जैसे इलाके हैं, वहां पर आपका जो रियल फील्ड टेम्परेचर का आपको फील होगा इफ दैट हैपेंस, वो आपको 48 डिग्री सेल्सियस तक होगा। आपके सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब में जो आपको टेम्परेचर फील होगा, एक्चुअली भी जो मॉनिटर किया जाएगा वो 48 डिग्री सेल्सियस टू 52 डिग्री सेल्सियस। ये वाह। सिर्फ जैकबाबाद की बात हम नहीं करें, हम यही सुनते थे कि सिर्फ वाह। जैकबाबाद में ये होता है। अब आपको बाकी इलाकों में भी देखने को मिलेगा अगर ये होता है, और साथ ही साथ आपके लेट मानसून आ सकता है। तो आप ये देखें कि डिपेंडिंग ऑन कि पाकिस्तान के किस इलाके की हम बात कर रहे हैं, आपको उसी हिसाब से आपका इम्पैक्ट उन क्योंकि इलाकों में +2 सेंटीग्रेड आपकी गुफ्तगू से मैं रीड कर सका कि इस दफ़ा की गर्मी में +2, जो यूजुअल हमारे होता है 48-47 तक, तो लाहौर में भी यूजुअली टेम्परेचर चला जाता है, तो इस दफ़ा आप कह रही है कि कुड बी अप टू 48 टू 52 पॉसिबल है। तो ये पूरे पाकिस्तान में +2 पैटर्न होगा या सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स में? नहीं, बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सारे रीजन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें आपका औसतन दर्जा हरारत जो एल नीनो का नॉर्मल साइकिल होता है, उसमें आपका जो है वो 1.5 से 1.5 डिग्री औसतन दर्जा हरारत आपका ऐड होता है। लेकिन सुपर एल नीनो में अगर ये होता है, अगस्त में डिटरमिन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ अगस्त, तो उसमें आपका ये +2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें ऐड हो सकता है। एवरेज आपका जो टेम्परेचर होता इसका है उसमें, मतलब तो है कि डेफिनेटली मोर फ्लड्स, मोर ग्लेशियर्स मेल्टिंग, मोर फ्लड्स।
एब्सोल्युटली आपके जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं वो आपके बहुत मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। सिर्फ आपकी फ्लडिंग नहीं आती, उसमें आपके वाइल्ड फायर्स भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपके जंगलात में, जो खुद ब खुद गर्मी की वजह से आग लगती है। हीट वेव्स की वजह से हेल्थ इम्पैक्ट आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा होते हैं। 2015 में 2000 लोगों की मौत हुई थी, और हीट वेव की वजह से डेथ्स कितनी होती हैं प्रॉपर डेटा हमारे पास नहीं है, ना कोई डैशबोर्ड है जिससे पता चले कि कितनी अमवात इससे होती हैं। साथ ही साथ आपके जो है वो अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ेंगे, आपके अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो डिपेंडिंग ऑन आप पाकिस्तान के किस इलाके की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ड्राउट लाइट कंडीशन जहाँ पर होंगी, वहाँ पर आपकी सॉइल क्वालिटी दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से भी सॉइल क्वालिटी आपकी कम हो खराब हो जाएगी, क्योंकि जो सॉइल मॉइस्चर होता है आपका नेचुरली आपके जमीन के अंदर फसलें बोने के लिए, वो दर्जा हरारत बढ़ेगा तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जो पीछे सॉइल की क्वालिटी बचती है वो बहुत खतरनाक किस्म की बचती है, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या आउटपुट उस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मल्टीफोल्ड किस्म के इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मरियम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू। मरियम साहिबा ने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मेरे माइंड में थे वो तो एड्रेस कर दिया है। होप के आपको भी कुछ प्रिपरेशंस करने का टाइम या कुछ प्रिपरेशंस करने के लिए नॉलेज काफ़ी सारा हमारे सेगमेंट से मिला होगा। ज़िम्मेदार होते हैं स्पेशली उन तमाम लोगों को कि जो फसलें काश्त करते हैं, उनको तो स्पेशली उनके लिए मैं इन डेज़ टू कम कोशिश भी करूँगा कि कुछ इस तरह के सेगमेंट्स, कुछ इस तरह के शोज़ किए जाएँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा बाकी जो इस तरह के रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड शोज़ किए जाए ताकि मैक्सिमम मुस्तफ़ीद हो सकें हमारे ज़िम्मेदार पंजाब के और पाकिस्तान के। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात हुई कल। अल्लाह हाफ़िज़।